आज हम चैप्टर फर्स्ट ग्रेविटेशन का न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखने वाले हैं। क्लियर? पर इसके पहले हमने क्या देखा था? तो हमने देखा था कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था, न्यूटन्स का इंट्रोडक्शन देखा था। न्यूटन जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को ढूंढा, उनका इंट्रोडक्शन हमने देखा था। इसके बाद हमने सेंट्रीपिटल फोर्स देखा था और केपलर्स के 3 लॉज देखे थे। ठीक है, अब आगे का जो है वो है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब केपलर ने जो 3 लॉज बनाए, वो लॉ किस बेस पर बनाए? केवल नेकेड ऑब्जर्वेशन से, खुली आंखों से उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था प्लैनेटरी मोशन का, और उसी आधार पर इन्होंने 3 लॉज बनाए। पर इनके पास कोई भी रीजन नहीं था कि सारे प्लैनेट्स इसी लॉज को, इसी रूल्स को क्यों फॉलो करते हैं। इसका कोई भी रीजन नहीं था। पर जो न्यूटन थे, इन्होंने क्या किया? केपलर्स के इन लॉज का इस्तेमाल किया। किसके लिए? टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की थ्योरी को फॉर्मुलेट करने के लिए न्यूटन ने इनके जो इसके पहले की जो भी पढ़ाई थी और केपलर्स के लॉ थे, इसका आधार लिया और उसने ग्रेविटी की थ्योरी को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बदल दिया। ठीक है, तो उसके आगे है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखते हैं कि ऑल द अबव कंसिडरेशन इंक्लूडिंग केपलर्स लॉ लेड न्यूटन टू फॉर्मुलेट हिज थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। इसके पहले जो भी पढ़ाई की गई है और केपलर्स के लॉ, इन सभी का इस्तेमाल न्यूटन ने किया है और यूनिवर्सल ग्रेविटी की थ्योरी को फॉर्मुलेट करने किया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार क्या कहते हैं? तो देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स है, ये 2 ऑब्जेक्ट अगर मैं लेती हूँ तो इन दोनों के बीच में क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है। देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स एंड दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर बाय स्पेसिफिक फोर्स। एक फोर्स, एक बीच में एक कोई तो एक फोर्स है जिसकी वजह से वो एक दूसरे की तरफ क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस फोर्स, वही फोर्स जो इन दोनों के बीच में है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ मास m1 एंड m2। m और m1 एंड m2 क्या है? तो मास, इसका मास और इसका मास, ये m1 हो गया, इसका मास मतलब m1 और इसका मास मतलब m2 हो गया। तो इन दोनों के मास का हमें क्या करना है? मास का प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो दिया है, इसका मीनिंग क्या होता है कि जब फोर्स m1, प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2, अगर ये बढ़ते हैं तो फोर्स भी क्या होता है? बढ़ता है। अगर ये मास बड़े होंगे, ज्यादा होगी, ये मान लो मैं यहाँ पर एक 5 kg का वेट रख देती हूँ, मास रख देती हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसका भी वेट बढ़ा दिया मैंने, मान लो 3 kg कर दिया है। अभी फिलहाल मास को ही मैं वेट कंसीडर करके आपको समझा रही हूँ, क्योंकि हमारे दिमाग में वही कंसेप्ट चलता है, हम वेट को ही मास समझते हैं, पर ये कंसेप्ट भी अलग अलग है। मास अलग होता है और वेट अलग अलग होता है। फिलहाल समझाने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। मान लो यहाँ 5 kg का है, ले लिया मैंने, यहाँ 3 kg का ले लिया, तो मैंने क्या कर दिया? मास को बढ़ा दिया है ना। जब मैं मास को बढ़ा देती हूँ तो क्या होगा? फोर्स भी, इन दोनों चीजों के बीच का फोर्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पहले जो था, पहले इन्हीं चीजों का लिया था तो फोर्स कम था, अब मैंने मासेस को बढ़ा दिया है तो फोर्स भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? जो भी होगा, जैसे मैंने यहाँ लिख के रखा है, ये मास 1 मास 2 और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ जाता है, पहले इतना रखा था मैंने, अब अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा देती हूँ तो फोर्स क्या हो जाएगा? इनके बीच का कम हो जाएगा। और डिस्टेंस को बढ़ा देती हूँ तो फोर्स और कम हो जाएगा, और डिस्टेंस को मैं बढ़ा देती हूँ तो फोर्स और भी कम हो जाएगा। डिस्टेंस को अगर मैं कम कर देती हूँ तो फोर्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और कम कर देती हूँ तो और थोड़ा ज्यादा होगा। इस अकॉर्डिंग जो है फोर्स कम या ज्यादा होगा, मतलब डिस्टेंस बढ़ा, फोर्स कम। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पर इसको, F is directly proportional to product of m1 and m2 and inversely proportional to the distance of distance square between them। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू, ये G है, हमें उसे कहेंगे कांस्टेंट है G,
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम कहेंगे या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहेंगे, ठीक है, इस जी को। तो ये जी की वैल्यू कांस्टेंट है और इस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं इसमें। ये मान लो m1 है, जैसे मैंने अभी इस तरीके से समझाया था। अब थोड़ा सा हमारी बुक में जिस तरीके से लिखा है उसे समझते हैं। m1 ये मान लो एक कोई चीज है जिसका मास m1 है, ये कोई एक चीज है जिसका मास m2 है। m2 मतलब कोई दूसरा मास है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम d से डिनोट करते हैं और इनके बीच में एक फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। अब मास को अगर मैंने बढ़ा दिया, डबल कर दिया, अगर मास को मैंने ये पहले 5 kg रहे होंगे दोनों भी, अभी मैंने इसे डबल कर दिया है मास को, किसी एक के भी मास को अगर डबल कर दिया तो इनका फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाती हूँ, डिस्टेंस को डबल करती हूँ, डिस्टेंस को अगर डबल करती हूँ, जैसे मास को डबल किया, अगर मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया, ये इतना ही है तो मैंने इतना कर दिया अगर, तो इनके बीच का जो फोर्स है वो 4 के फैक्टर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर? जितना फोर्स है उसके 1/4 मतलब 4th फैक्टर लिखा है आपके बुक में, 1/4 हो जाएगा। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर हमने ये दो जो बॉडी ली है, ये 1 और 2, अगर ये स्पिरिकल है मतलब बॉल के जैसी या गोल गोल है, तो इनके बीच का जो फोर्स है ये सेंटर पे होगा। हम इसका सेंटर ढूंढ सकते हैं। क्लियर? तो मान लो कि अगर बॉडी स्पिरिकल ना हो तो क्या करेंगे, अगर कैसी भी हो, इरेगुलर शेप में हो, तो देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स ऑफ मास। हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे इरेगुलर अगर बॉडी है कोई भी ऐसी इस तरीके से, तो हमें इसका सेंटर ढूंढना पड़ेगा और उस सेंटर पे उसका मास कॉन्सेंट्रेट, मतलब जहां पर उसका मास कॉन्सेंट्रेट होता होगा उस पॉइंट को हमें कंसिडर करना पड़ेगा और वहां से हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ से डिस्टेंस लेना पड़ेगा। क्लियर? जैसे ये स्फेरिकल है तो हमने यहाँ से लिया है ना, ये सेंटर से लिया, पर अब इरेगुलर बॉडी है तो क्या करेंगे, हमें उसका सेंटर ढूंढना पड़ेगा और उस अकॉर्डिंग जहां पर भी उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड होता होगा उस पॉइंट को हमें सेंटर कंसीडर करके वहां से डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन 2 है इसमें हमें क्या बताता है कि ये जो g है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये g इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू यूनिट मासेस kept at a unit distance away from each other। ये g जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है किसके बीच का, मास और मास 1 एंड मास 2 के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डिनोट करता है। इस इक्वेशन से हमें ये समझ में आया है। और उन्होंने बताया कि thus in SI units the value of g is equal to the gravitational force between two masses of 1 kg kept 1 meter apart। मतलब SI यूनिट में g की वैल्यू किसके बराबर होगी, मान लो दो मासेस है 1 kg की, ये भी 1 kg का है, ये भी 1 kg का है और 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। 1 मीटर मतलब इतना हम कंसीडर करेंगे, इतने डिस्टेंस पर रखा गया है। तो द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, g की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगी, ये उन्होंने बताया। और g की जो वैल्यू है ये होती है 6.673 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। ये है g की वैल्यू और ये कांस्टेंट वैल्यू है, आपको इसे लर्न करना पड़ेगा। क्लियर? ये कैसे आई है उसका भी एक है हमारे पास, बट अभी हमारी बुक में नहीं दिया है तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स में जब हम वैल्यूज डालते हैं तो हमें ये याद होनी चाहिए। और पहली बार जब g की वैल्यू किसी ने निकाली होगी तो उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थैंक यू।